तमाम उठापटक और खींचतान के बाद आखिरकार दिल्ली को अपना नया मेयर और डिप्टी मेयर मिल गया है। आम आदमी पार्टी की नेता शैली ओबरॉय ने मेयर का चुनाव जीत लिया है। दिल्ली नगर निगम एमसीडी चुनाव के 80 दिन बाद और चौथी कोशिश में हुई वोटिंग में शैली ने भाजपा की रेखा गुप्ता को बेहद कड़े मुकाबले में मात दी। उधर दिल्ली नगर निगम मेयर चुनाव में डिप्टी मेयर पद पर भी आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। आप उम्मीदवार आले मोहम्मद इकबाल ने डिप्टी मेयर पद का चुनाव जीता है। आले इकबाल को 147 वोट मिले, वहीं बीजेपी की कमल बागड़ी को 116 वोट मिले। एमसीडी मेयर चुनाव के लिए कुल 266 वोट डाले गए थे। इनमें से शैली को 150 और बीजेपी की रेखा गुप्ता को 116 वोट मिले। एमसीडी के कुल 250 में से 241 पार्षदों ने वोट डाले, जबकि कांग्रेस के 9 पार्षदों ने मेयर चुनाव का बायकॉट कर दिया था। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सीबीआई अब मनीष सिसोदिया के खिलाफ फीडबैक यूनिट के मामले में मुकदमा दर्ज करेगी। वजारत दाखिला से सीबीआई को केस दर्ज करने की इजाजत मिल गई है। जानकारी के मुताबिक एक शिकायत पर सीबीआई की ओर से की गई जांच में दावा किया गया है कि एफबीयू ने राजनीतिक खुफिया जानकारी भी इकट्ठा की है। तो सीबीआई ने 12 जनवरी 2023 को विजिलेंस डिपार्टमेंट को एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें सिसोदिया के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और आईपीसी की मुख्तलिफ धाराओं के तहत मामला दर्ज करने के लिए एलजी की मंजूरी मांगी थी। ऐसे इल्जाम लगाए गए थे कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने 2016 में फीडबैक यूनिट बनाई थी और इसका इस्तेमाल राजनीतिक जासूसी के लिए होता था। सीबीआई अफसरों के मुताबिक फीडबैक यूनिट के लिए 1 करोड़ रुपए का सीक्रेट फंड भी मख्तस किया गया था। यूपी विधानमंडल में यूपी बजट इजलास का आज तीसरा दिन था। उत्तर प्रदेश में योगी 2.0 सरकार के दूसरे बजट से प्रदेश के लोगों को काफी उम्मीदें थीं। ये बजट 6.90 लाख करोड़ रुपए का है। विधानसभा में वजीर खजाना सुरेश खन्ना ने ये बजट पेश किया। बजट यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा आकार वाला बताया जा रहा है। यूपी सरकार ने इस बजट में कई बड़े ऐलान किए हैं। रियासत के तलबा और तालिबात को टैबलेट और स्मार्टफोन के लिए 3600 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। वाराणसी गोरखपुर में मेट्रो के लिए 100 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। झांसी चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 235 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। सेहत सहूलियात पर 12,650 करोड़ रुपए खर्च का ऐलान किया है। प्रदेश में फार्मा पार्क बनाने के लिए 25 करोड़ रुपए देने का भी ऐलान किया है। रियासत के सभी जिलों में एक मेडिकल कॉलेज बनाने के मकसद के तहत 14 नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए 30 करोड़ रुपए और रियासत में प्राइवेट पार्टिसिपेशन से स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की तामीर के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। कन्या सुमंगला के लिए 1000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। इसके अलावा गरीब बेटियों के सामूहिक विवाह के लिए 600 करोड़ रुपए देने का ऐलान हुआ है। यूपी सरकार के बजट पेश करने के बाद सपा सदस्य अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि यूपी में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं बल्कि ईज ऑफ डूइंग क्राइम है। न नौकरी न रोजगार और फिर इन्वेस्टमेंट का कितना बड़ा सपना, 4 लाख करोड़ का लगभग पहले इन्वेस्टमेंट का वादा किया, डिफेंस एक्सपो में वादा किया और फिर अभी एक बहुत बड़ा मेला लगा था। इस सरकार को केवल मेला लगाना आता है। मेला लगा लिया, लोगों को बुला लिया, बड़े उद्योगपतियों से तो मिल लिए, लेकिन जो छोटे कारोबारी उद्योगपति जो बड़ी उम्मीद से आए थे कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट मीट है, शायद उनकी सुनवाई होगी। इन्वेस्टमेंट मीट का क्या हुआ, उसके लिए सच्चाई क्या है? बजट में मुझे नहीं दिखता है कि किसी भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत इन्वेस्टमेंट यहाँ उत्तर प्रदेश में आ पाएगा। कोई अगर बजट में ऐसे ही इंतज़ाम हो तो सरकार बताए कि उन्होंने इस सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट मंगाया था, इन्वेस्टमेंट के लिए एमओयू किए थे, उस इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए हम ये राहत दे रहे हैं, ये पैकेज दे रहे हैं, ये सहूलियत देंगे। इस बजट में कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। जहाँ बिजली महंगी होगी, कोई कल्पना कर सकता है? क्योंकि मार्केट में कंपटीशन है। जो इन्वेस्टर यहाँ आ रहा है वो ज़रूरी नहीं कि केवल इन्वेस्टर यूपी में आ रहा है। अभी जब मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी, वहाँ गए थे ये सभी इन्वेस्टर्स। महाराष्ट्र में यही इन्वेस्टर्स गए थे। उड़ीसा में भी होगा तो वहाँ जाएंगे, तमिलनाडु में होगा तो वहाँ जाएंगे, गुजरात में तो बड़ी तैयारी होती है इन्वेस्टमेंट मीट की, वहाँ जाएंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि यही इन्वेस्टर्स, यही उद्योगपति हर प्रदेश में जाते हैं। आपके पास क्या बेहतर है जो इन उद्योगपतियों को दे रहे हैं? क्या पैकेज है आपके पास?
क्या इंसेंटिव्स हैं जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट उन स्टेट्स में ना करके आपकी स्टेट में आएगा। और फिर इतनी बिजली महंगी होगी तो क्या कोई काम कर करके क्या कंपटीशन कर पाएगा जिससे कि आपके कारोबार चल सकें। और एमएसएमईज का बर्बाद कर दिया है सरकार ने। पता नहीं क्या सपना दिखा रहे हैं, बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं, लेकिन जितनी भी हमारी माइक्रो इंडस्ट्री थी वो पूरी की पूरी ख़त्म कर दी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ख़त्म कर दी। मीडियम स्केल इंडस्ट्री के लिए कोई राहत, कोई पैकेज नहीं। कोई उम्मीद कर सकता है एनओसी का? अगर पॉल्यूशन बोर्ड का एनओसी चाहेंगे तो नहीं मिलेगा, फायर का एनओसी चाहेंगे तो नहीं मिलेगा। तो क्या ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है क्या? और कितनी बार ये वादा दिला चुके हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। यहाँ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, ईज़ ऑफ डूइंग क्राइम है, ईज़ ऑफ डूइंग मुकदमा है। आप अगर बोल देंगे तो मुकदमा हो जाएगा, गाना गा देंगे तो मुकदमा हो जाएगा, सच दिखाएंगे तो मुकदमा हो जाएगा। सच दिखाने के लिए आप कैमरा ले जाएंगे तो कैमरा तोड़ देंगे। आप अगर तस्वीर खींच रहे होगे तो हो सकता है आपके चेहरे तक पहुंच जाए। ये हालत है इस सरकार में। मोरबी ब्रिज हादसे में गुजरात हाईकोर्ट ने उरेवा ग्रुप को मरने वालों के परिवार वालों को 10 लाख और जख्मियों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऑर्डर दिया है। लगातार तीसरे दिन हाईकोर्ट में मुआवजे के मुद्दे पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान मरने वालों के परिवार के सदस्य भी कोर्ट में मौजूद थे। गौरतलब है कि पिछले साल 30 अक्टूबर को मोरबी की मच्छू नदी पर बना सस्पेंशन ब्रिज ढह गया था। इस हादसे में 135 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। कर्नाटक में एक बार फिर हिजाब तनाजे पर बवाल बढ़ता दिख रहा है। अब कर्नाटक की कुछ लड़कियां एग्जाम में हिजाब पहनने की इजाजत देने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं। ये प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम 9 मार्च से शुरू होने की उम्मीद है। सीजेआई ने इन अर्जी गुजारों को ये यकीन दिलाया है कि उनकी अर्जी पर इस मामले की सुनवाई के लिए एक बेंच बनाई जाएगी। इस मामले में सुनवाई के दौरान वकील शादान फरासत ने मामले का जिक्र करते हुए कहा कि जिन लड़कियों को एग्जाम देने की इजाजत नहीं दी जा रही है उनका 1 साल बर्बाद हो जाएगा, इसलिए मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए। वकील ने बेंच को बताया कि लड़कियों को सिर पर स्कार्फ बांधकर एग्जाम देने की इजाजत नहीं है और लड़कियां बिना स्कार्फ के एग्जाम देने के लिए तैयार नहीं हैं। अदालत से अपील की गई है कि लड़कियों को एग्जाम में बैठने दिया जाए। असम के नौ मुंतखब गवर्नर के तौर पर गुलाब चंद कटारिया ने आज अहम जिम्मेदारी संभाल ली है। राजधानी गुवाहाटी वाकई राजभवन में हुए हलफनामा तकरीर में उन्हें चीफ जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने पद की शपथ दिलाई। प्रोग्राम में असम के सीएम हेमंत बिस्वा, भाजपा रियासती सदर डॉक्टर सतीश पुनिया और डिप्यूटी लीडर ऑफ द अपोजिशन राजेंद्र राठौड़ के अलावा कई आला लीडरान मौजूद रहे। मेघालय सरकार ने तुरा में पीएम मोदी की चुनाव प्रचार रैली को परमिशन नहीं दी। ये रैली पीए संगमा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होने वाली थी। वेस्ट गारो हिल्स जिले में होने वाली रैली को परमिशन न देकर मेघालय सरकार बीजेपी के निशाने पर आ गई है। मेघालय बीजेपी ने बयान जारी किया है कि इस फैसले के लिए लोग हमेशा सीएम से नफरत करेंगे। मेघालय बीजेपी के तर्जुमान बेनॉर्ड एन मारक ने सीएम के संगमा को डरा हुआ और असुरक्षित सीएम कहा। मारक बोले, खेल और युवा मामले विभाग के डायरेक्टर ने डरे हुए के इशारे पर हमें पीए संगमा स्टेडियम में रैली की परमिशन नहीं दी। ये बहुत दुख की बात है कि एक पीएम को उसकी जनता से मिलने से रोक दिया गया। रांची में डॉक्टर गुफराना फिरदौसी की किताब हम असर उर्दू नाविलों पर तानीसियत के असरात का इजरा किया गया। इस रस्म इजरा तकरीब में रांची यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू की साबिक सदर डॉक्टर कहकशा परवीन, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर सरवर साजिद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के डीन डॉक्टर अयूब, रांची वुमेन कॉलेज की साबिक प्रिंसिपल डॉक्टर शामशुन निहार, अंजुमन इस्लामिया के साबिक सदर इब्रार अहमद के अलावा कसीर तादाद में तलबा और तालिबात शामिल हुए। इस मौके पर मुकर्रिर ने डॉक्टर गुफराना फिरदौसी की किताब की सताइश के साथ ही इस किताब को झारखंड के लिए फहाल ने करार दिया। इस मौके पर किताब की मुसन्निफा डॉक्टर गुफराना फिरदौसी ने तानीसियत के हवाले से शेर पेश किया। मैंने इस किताब में क्या लिखा है क्या नहीं आप सब ज़रूर पढ़ें। मैंने इसमें एक नज़्म लिखी है, मैं उस नज़्म को आपके सामने पेश करती हूँ। नज़्म का उन्वान है औरत हूँ मैं। अल्लाह की अजीम शाहकार हूँ मैं, अल्लाह की अजीम शाहकार हूँ मैं, खालिके कायनात का गौहर व नायाब हूँ मैं। तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ मैं, कोई गैर नहीं तुम्हारी हम सफ़र हूँ मैं। औरत हूँ मैं, किसी की मिल्कियत नहीं, खुदा की खल्क करदा मखलूक हूँ मैं। मेरा भी एक वजूद है, मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे सीने में एक दिल है।
तुम्हारी वज़ा करदा ज़िंदगी क्यों जीती रहूं मैं, तुम्हारी वज़ा करदा ज़िंदगी क्यों जीती रहूं मैं। दीने इस्लाम ने हमें भी बताए हैं जीने के रास्ते, मुझे भी जीने का हक उतना ही है जितना तुम्हें है। मैं भी एक पहचान रखती हूँ, हमारी पहचान तुमसे क्यों हो। ये सच है तुम हमसे हो, हम तुमसे नहीं, तुम्हारे वजूद की बुनियाद हूँ मैं। माना कि जिस्मानी ताकत में तुम हमसे ज़्यादा हो, लेकिन माना कि जिस्मानी ताकत में तुम हमसे ज़्यादा हो, लेकिन तुम्हारी नस्लों का बागबा हूँ मैं, औरत हूँ मैं, तुम्हारी मिल्कियत नहीं। तारीख गवाही देती है कि हर दौर में मुझको तुमने एक चीज़ ही समझा, कभी जिंदा दफनाया तो कभी चिता पे चढ़ाया, अपने मफाद के लिए हमेशा बलि चढ़ाया। मुझे महज मशीन समझा, इंसान नहीं समझा गया, मुझे महज मशीन समझा, इंसान नहीं समझा गया, सदियों से गुलामी की जंजीर में रखा गया। शुक्र है खुदा का, शुक्र है खुदा का जिसने दीने इस्लाम को भेजा, नबी भेजे, कुरान भेजा, हमारी अजमत का पैगाम भेजा। नबी भेजे, कुरान भेजा, हमारी अजमत का पैगाम भेजा। उसी ने बताया कि हमारे कदमों में जन्नत है, ये भी कहा कि हम बेटियां अल्लाह की रहमत हैं।